Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm Dr. Zahra Batul and I warmly welcome each one of you to this research writing course and I'm really glad to have you here. Let's move toward the topic research writing. Research writing is one of the most essential skill for students, healthcare professionals, and anyone who wants to contribute to knowledge and innovation. First, I want to confirm that कि ये जो रिसर्च राइटिंग का कोर्स है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फाइनल ईयर में है, ठीक है, और उनका अपना रिसर्च प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होगा, या फिर जो फोर्थ ईयर में है, या अगर जिनका सेमेस्टर सिस्टम है तो वो 8 या 9 सेमेस्टर में है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ताकि उनकी जो बेसिक्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि उन्होंने अपना रिसर्च जो थीसिस है या रिसर्च है वो किस तरह से करनी है, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरह से करना है. सो मैनी पीपल हैव स्ट्रॉन्ग आइडियाज एंड वैल्यूएबल नॉलेज बट दे स्ट्रगल टू पुट देम इनटू प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स. So for that purpose, research writing skill is very important. So this course is designed to make that process easier, clearer, and more structured for you. And in academics, research writing plays an important role. And whether you are working on a thesis, planning to publish a research article, or aiming to build a strong academic profile, understanding how write scientifically is extremely important. एंड गुड रिसर्च इज नॉट जस्ट कलेक्टिंग डाटा. ये सिर्फ इसमें आपने डाटा कलेक्ट नहीं करना होता. इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योर वर्क इन अ क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल वे सो अदर्स कैन अंडरस्टैंड एंड बेनिफिट फ्रॉम इट. तो हमने इसको इस तरह से लिखना है ताकि दूसरों को इसका फायदा भी हो और दूसरे इसको समझ भी सके. And through this course, our goal is to help you understand the basic concepts of scientific writing from the ground up, and we will start step by step and covering the fundamentals so even beginners can easily follow. And today we will begin by understanding what scientific writing is and how it differs from general writing. And जो हम डिफरेंस देखेंगे जनरल राइटिंग का और साइंटिफिक राइटिंग का, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ जो है ना रिसर्च आर्टिकल एंड पब्लिकेशंस. एंड वी विल आल्सो क्लियरली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड अ रिसर्च आर्टिकल, जो कि मेन चीज़ है कि हम देखेंगे कि थीसिस क्या होता है, ठीक है, और हम उसमें से और रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, और उसके अलावा थीसिस में से रिसर्च आर्टिकल किस तरह एक्सट्रैक्ट करके हम उसको एक जर्नल में सबमिट करवा सकते हैं और पब्लिश करवा सकते हैं. And remember, research writing is not just about completing an assignment. ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से आपको असाइन किया जाता है, ये एक प्रोजेक्ट होता है, आपने करना ही करना होता है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट completing an assignment. It's a way to share your ideas and findings with the world. By learning proper writing, you give your thoughts a voice that can reach for. So, what is research? इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है, और कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए हमें कोई आंसर अच्छा सा चाहिए, तो उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को. तो वो जो सारा एक प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च. वो क्या होती है कि रिसर्च होती है, ठीक है. अब इधर एग्जाम्पल है कि मिसाल के तौर पे जो एडल्ट्स हैं उनके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से किडनी फेलियर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है. हम इस चीज को स्टडी करेंगे. तो ये सारी चीज क्या है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, वो क्या है कि रिसर्च है. क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल उनका अफेक्ट कर रहा है या नहीं. हमने इसी चीज को तो चेक करना है, ठीक है. तो इस चीज को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एडल्ट्स हैं अपना एरिया स्पेसिफाई करके उन एडल्ट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड उनका किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. तो उसके बाद हम जो उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करेंगे तो वो क्या होगा, सारा प्रोसेस हमारी रिसर्च होगी. अब रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई डिजीज है, ठीक है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है,
लाइक उसके कॉजेज को, सॉरी, ठीक है, उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रॉब्लम। क्योंकि सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च नहीं होती, रिसर्च आप साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो सबके अंदर रिसर्च होती है। ओके, तो हमने क्या करना होता है कि मतलब वो सब फील्ड्स के अंदर रिसर्च होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको, उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। या फिर अगर कोई डिजीज है, जैसे कि अभी हम किडनी फेलियर की ही बात कर रहे थे, तो उस डिजीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स में से लाइक डायलिसिस है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है, या फिर मेडिकेशन हम ले रहे हैं, तो इन सारे प्रोसेसेस में से, इन सारे ट्रीटमेंट मेथड्स में से कौन सा ट्रीटमेंट मेथड अच्छा था, या इससे कोई न्यू अच्छा ट्रीटमेंट मेथड आ सकता है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस है सारी उन किसी ट्रीटमेंट मेथड के अंदर, तो हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस के लिए हम जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं रिसर्च। या हम किस तरह से एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो न्यू मेथड किस तरह से ला सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, जो इनोवेशन होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो क्या होता है, रिसर्च। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। डिसीजन मेकिंग मेकिंग में किस तरह से हेल्पफुल है कि देखें हम, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका इशू है और आपने उसको सॉल्व करना है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको आप इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे कि डिफरेंट लोगों से या फिर इंडिविजुअली जाके आप एक एक पर्सन से क्वेश्चंस कर लोगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, या उनको बताओगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूं। हर बंदा आपको अलग अलग क्या करेगा कि एक सुजेशन देगा, ठीक है। और आपके पास सुजेशंस होंगी काफी ज्यादा, तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये वाली सुजेशन अच्छी है इस सुजेशन की निस्बत, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसे नहीं करना अपने रिसर्च में, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से भी हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल हो। उसके अलावा क्या है कि अगर आपने क्या करना है कि न्यू नॉलेज ऐड करना है साइंस में, तो उसके लिए भी क्या है कि रिसर्च जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से कि लाइक आपने कोई मेडिकेशन प्रिपेयर करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए किस किस मेथड को पास करोगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज करोगे। तो आपने कोई न्यू मेडिसिन बनानी है ना, जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप किस किस मेथड को पास करोगे, और कौन से रॉ मटेरियल्स आपने यूज किए हैं, किस पर्पस के लिए आपने वो मेडिसिन बनाई है, और आप एक न्यू मेडिसिन बना के एक डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है कि आपने एक इनोवेशन की है, ठीक है। तो न्यू नॉलेज ऐड किया है साइंस के अंदर, तो इस पर्पस के लिए भी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक चीज कर ली है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप अगर उसको एज अ रिसर्च की फॉर्म में या आर्टिकल की फॉर्म में कुछ पब्लिश नहीं करते हैं, तो लोगों को उस मेथड का किस तरह से पता चलेगा। तो इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए उस मेथड को, आपके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी जनरल चीजें थी, रिसर्च क्या होती है ये हमने देखा। अब हम मूव करते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग या साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या साइंटिफिक राइटिंग कोई ऐसे होता है, नहीं। साइंटिफिक राइटिंग कोई ब्लॉग होता है, नो। तो फिर साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है। सो हमने देखा कि साइंटिफिक राइटिंग ना तो कोई ऐसे है, ना तो कोई ब्लॉग है, तो फिर साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है। अगर देखा जाए साइंटिफिक राइटिंग के बारे में, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, इससे डेफिनेशन वगैरह से हटके, तो आप अपने क्या कहते हैं कि बीएस, ठीक है, एमएस, या फिर आप फॉर्म डी कर रहे हैं, या फिर आप पीएचडी लेवल पे हैं और आपका फाइनल ईयर चल रहा है, चाहे बीएस का, एमएस का, या फिर फॉर्म डी का, पीएचडी का फाइनल ईयर चल रहा है आपका, तो वहां पे आपको रिसर्च करना जरूरी होती है, ठीक है। तो तब आपका इस लफ्ज से पाला पड़ता है, रिसर्च नाम के लफ्ज से। और जब रिसर्च करनी होती है, तो आपको एक पैटर्न दिया जाता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आपके, ठीक है, आपको एक पैटर्न दिया जाता है। और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपना टाइटल सिलेक्ट करके आपने एक साइनोप्सिस या प्रपोजल लिखना होता है, ठीक है। आप वो साइनोप्सिस या प्रपोजल लिखते हो, और फिर जब आप अपना वो प्रपोजल बना लेते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप क्या करते हो कि उस प्रपोजल को सबमिट करवाते हो कमेटी को, ठीक है। वो कमेटी आपके कॉलेज की जो भी कमेटी होती है, वो रिव्यू करती है आपके उस साइनोप्सिस को या आपके प्रपोजल को, ठीक है। प्रपोजल और साइनोप्सिस सेम एक ही वर्ड है। वो क्या करती है, कमेटी के रिव्यू करती है आपके साइनोप्सिस को, देन वो उसको अप्रूव करती है।
अप्रूव करने के बाद आपको एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है, और वो सुपरवाइजर क्या करता है कि आपको सुपरवाइज करेगा आपके रिसर्च में, और आप क्या करोगे कि अपना सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करोगे, और उस एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे। और ये जो प्रॉपर सारा आपने काम किया है ना, ये आपका रिसर्च जो प्रॉपर आपने किया एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ, ये आपकी साइंटिफिक राइटिंग है। ठीक है, आपने अपना प्रैक्टिकल वर्क किया, देन आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट किया, तो ये आपकी साइंटिफिक राइटिंग है। अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक क्लियर, स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड मैनर के अंदर अगर आप एक राइटिंग करते हैं, तो वो आपकी साइंटिफिक राइटिंग कहलाएगी। ठीक है, अब साइंटिफिक राइटिंग का पर्पस क्या है कि ये फ्यूचर रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल होती है, और एविडेंस बेस्ड नॉलेज होता है इसके अंदर, और उसके अलावा जो हेल्थ केयर डिसीजंस होते हैं उनको भी सपोर्ट करती है, उसमें हेल्पफुल होती है। उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये देखा जाए अगर साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग को, तो इसकी क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली, और इसमें आप पर्सनल ओपिनियंस नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे आप अगर कोई स्टोरी टेलिंग है या कोई आप जनरल राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। ठीक है, लाइक आई थिंक या इस तरह के वर्डिंग यूज करना, तो वो आपके जनरल ओपिनियंस के आपके ओपिनियंस में आ जाता है। लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, इसके लिए आप ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस को यूज नहीं कर सकते, नो, ना ही इस तरह के टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं आता। आपने रिसर्च की, तो आपने क्या लिखना है, द स्टडी शोज, द रिसर्च शोज, द स्टडी शोज, तो आपने ये वाली लैंग्वेज यूज करनी है। इसके अंदर आपने अपने पर्सनल ओपिनियंस ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन होगी साइंटिफिक राइटिंग के अकॉर्डिंग, वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट इसका इमराट जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, इसका इमराट स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेट होता है, तो वो हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है जर्नल राइटिंग वर्सेस साइंटिफिक राइटिंग। तो जर्नल राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग में क्या डिफरेंस है? साइंटिफिक राइटिंग का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक क्या कहते हैं, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। ठीक है, ये, और उसके अलावा इसमें क्या आप करते हो कि अपने ओपिनियंस को यूज, पर्सनल ओपिनियंस नहीं आप दे सकते, और आपका ये क्लियर्ड होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, और उसके अलावा जो इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको रिसर्च पेपर्स जो है ना अपने जर्नल में सबमिट करवाते हो। ओके, लेकिन जो आपके पास जनरल राइटिंग होती है वो इनफॉर्मल हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर आप अपने पर्सनल ओपिनियंस ऐड कर सकते हैं, और इसमें सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे और ईमेल्स वगैरह पे आप अपने जनरल राइटिंग को मतलब वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग होती है उसको आप एज अ रिसर्च पेपर जर्नल्स के अंदर पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें अपने पर्सनल व्यूज और ओपिनियंस दे सकते हैं, और इसमें कोई रेफरेंस वगैरह यूज नहीं होते। लेकिन जो साइंटिफिक राइटिंग होती है वो रेफरेंस बेस्ड होती है, उसके अंदर आपने रेफरेंस डालने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो अब एग्जांपल है, अब मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक राइटिंग होती है ना, उसके अंदर आप यही वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो कि स्टडीज शोज दैट हाइपरटेंशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर किडनी फेलियर। जबकि अगर आप जनरल राइटिंग की बात करो तो आप ये कह सकते हो कि आई थिंक किडनी डिजीज इज वेरी सीरियस। ठीक है, तो इसमें आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो, आई थिंक या इस तरह के वर्डिंग यूज कर सकते हो। लेकिन आप जब साइंटिफिक राइटिंग करते हो तो उसमें आप इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं कर सकते कि जिसमें ये लगे कि आप अपना ओपिनियन कोई दे रहे हैं। और जो जर्नल राइटिंग होती है, उसमें फिर जर्नल ही आपकी पब्लिक होती है जो टारगेट ऑडियंस होती है। और उसके अलावा जो साइंटिफिक राइटिंग होती है उसमें आप रिसर्चर्स और एकेडेमिया से रिलेटेड जितने भी जो मतलब कनेक्टेड है, तो आपका टारगेट वो ऑडियंस होती है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं थीसिस वर्सेस रिसर्च आर्टिकल की तरफ। ठीक है, अब पहले, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है, अभी हम इसकी फर्दर आगे जाकर टाइप्स देखेंगे, लेकिन पहले हम थीसिस और रिसर्च आर्टिकल को देख लेते हैं। अब अगर आप थीसिस की बात करें, तो थीसिस का मैंने, हाँ जी, थीसिस का मैंने आपको बताया कि लाइक आपने अगर एक साइंटिफिक राइटिंग, जिस तरह से एक सिंपल एग्जांपल दी थी कि आप कॉलेज में क्या करते हैं कि उसको प्रपोजल की फॉर्म में सबमिट करवाते हैं, देन कमेटी रिव्यू करती है, और फिर सुपरवाइजर आपको साइन होता है, फिर आप रिसर्च करते हो, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में उसको लिखते हो, तो वो सारा कुछ क्या होता है, आपका थीसिस होता है। ठीक है, वो सारा प्रोसेस क्या है, वो आपका थीसिस है, और उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका एक थीसिस होता है, और वो एक बहुत लंबा डिटेल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है।
उसके आपके 50 to 200 पेजेस भी हो सकते हैं, और उसके अंदर आपने सारा प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। तो थीसिस जो है ना, वो आप क्यों लिखते हो? थीसिस आप इसलिए लिखते हो कि आपको डिग्री उसकी बेस पे मिलनी है। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, वो आपका वो कंपल्सरी प्रोजेक्ट है, आपने उसको कंप्लीट करना है। उसकी बेस पे क्या होता है कि आपको एचईसी की तरफ से डिग्री दी जाती है, ठीक है। तो क्या इस थीसिस की कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इसकी वैल्यू है, कोई इसकी वर्थ है? तो थीसिस की सिर्फ वर्थ सिर्फ इस हद तक है कि वो एज अ प्रूफ है कि आपने जो है कोई रिसर्च वर्क किया है, ठीक है। एज अ प्रूफ है कि आपने रिसर्च वर्क किया है, और उसकी एक कॉपी आपके पास होती है, एक आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हो, ठीक है। तो जस्ट ये है। लेकिन आप अब रिसर्च आर्टिकल क्यों लिखते हो? रिसर्च आर्टिकल अगर थीसिस में से एक्सट्रैक्ट करके लिख रहे हैं तो उसका क्या फायदा है? थीसिस के बदले तो आपको डिग्री मिल गई है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल के लिखने के आपको क्या फायदे होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको जॉब्स, ठीक है, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं इजीली, और उसके अलावा आपकी जो सीवी है इसकी स्ट्रेंथ भी बनती है इस बेस पे कि आपने अगर रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं और वो आपके पब्लिश्ड भी हैं, तो उस बेस पे क्या होता है कि आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है, स्कॉलरशिप्स भी, और उसके अलावा आपकी सीवी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है एक जर्नल में पब्लिश करवाने के बाद। सो ये तो था कि थीसिस और रिसर्च आर्टिकल को देखें तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जो थीसिस है वो ज़रा बहुत लंबा होता है, 50 to 200 पेजेस तक। लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, 7 to 8 पेजेस या 3000 to 800 वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। और जो थीसिस होता है आपका वो सिर्फ आपके कॉलेज की हद तक रहता है, आपकी यूनिवर्सिटी की हद तक रहता है। लेकिन रिसर्च आर्टिकल इंटरनेशनली पब्लिश होता है, ठीक है, और टारगेट ऑडियंस भी जब आपकी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा जो आपका थीसिस है उसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी डिटेल्ड होता है। लेकिन रिसर्च आर्टिकल के अंदर स्ट्रक्चर आपका इमराज स्ट्रक्चर होता है। लाइक आपका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो इमरान में नहीं आता, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट तो हर चीज़ के स्टार्ट में आएगा ना, आपकी जो ब्रीफ समरी होती है। तो आपका इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन, ये आपके इमराज स्ट्रक्चर में आते हैं रिसर्च आर्टिकल के। लेकिन जो आपका थीसिस है उसमें आपका टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन भी आता है, लिटरेचर रिव्यू भी आता है, मेथोडोलॉजी आती है, देन रिजल्ट्स आते हैं, डिस्कशन, कंक्लूजन, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर उसका होता है। और फिर उसके बाद ये है कि ऑडियंस का तो बता दिया कि आपके पास जर्नल्स पे जितने भी रीडर्स आएंगे वो होंगे, उसके अलावा प्रैक्टिशनर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो आपके रिसर्च आर्टिकल की टारगेट ऑडियंस है। और थीसिस की आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? जो आपकी कमेटी है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका सारा प्रोसेस होगा, और रिव्यू वगैरह, सॉरी, साइनॉप्सिस जब आपका रिव्यू होगा और वो आपको अप्रूव करेंगे, या फिर आपकी जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस होती है उसमें एग्जामिनर होता है, बस, या आप खुद होते हो। सो उसके अलावा ये है कि जो आपका थीसिस है उसमें आप दोनों में आपने क्या किया कि थीसिस से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिसर्च आर्टिकल, तो ऑब्वियसली आपने थीसिस में भी रिसर्च वर्क किया और उसी का रिजल्ट आप रिसर्च आर्टिकल के अंदर डाल रहे हो। तो उसमें से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर तो वही सेम चीज़ रहेगी। और टाइम रिक्वायर्ड जो है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी के ऊपर आप कितना जल्दी अच्छे से कर लेते हैं। और उसके अलावा रेफरेंसेस जो है वो थीसिस में भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन थीसिस में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव होते हैं। लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो समटाइम्स जर्नल की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनको ज़्यादा आर्टिकल्स, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या फिर लिमिटेड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स की तरफ। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल, ये सॉरी आर्टिकल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला रिसर्च आर्टिकल आता है, ये। सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है रिसर्च आर्टिकल। ये रिसर्च आर्टिकल की टाइप्स नहीं है, ये सिर्फ आर्टिकल के टाइप्स हैं। इसमें पहला आता है रिसर्च आर्टिकल। सो इसमें अगर हम रिसर्च आर्टिकल को देखें तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? मैंने आपको पीछे बताया कि आपने थीसिस जिस तरह से किया या आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा, तो उसमें आपने क्या किया था कि प्रैक्टिकल वर्क सारा किया। प्रैक्टिकल वर्क आपने किस तरह से किया? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे कि हो सकता है आपने कोई फॉर्मुलेशन बनानी हो, कोई मेडिसिन बनानी हो, तो आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। लाइक आप एक रॉ मटेरियल लेंगे, उसको उसमें से आप अपनी कंफर्म करेंगे कि कितनी डोज में आपने बनानी है, फार्मूलाज लगाएंगे, देन आप जाके उसकी फॉर्मुलेशन करेंगे। अगर एक टैबलेट की डोजेज फॉर्म आपने बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि उसको
उसका जो रॉ मटेरियल था उसको लेंगे, उसकी प्रोडक्शन करेंगे, और उसकी प्रोडक्शन करने के बाद आप उसकी डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। देन जब आपकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद आपकी मेडिसिन अप्रूव हो जाएगी, तो वो जो सारा प्रोसेस आपने किया, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया आपने, वो आपका क्या था, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया, वो था आपका रिसर्च आर्टिकल। ठीक है। और रिसर्च आर्टिकल जो है ये सबसे वर्दी आर्टिकल होता है। ठीक है। अगर आपने जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने जर्नल में पब्लिश करवाया आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आपकी जॉब या स्कॉलरशिप या उस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। रिसर्च आर्टिकल, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब इसमें आपने रिसर्च की, अगर मैंने अभी आपको मेडिसिन की एग्जांपल दिया, उसके अलावा लैब्स में रिसर्च हो सकती है, इंडस्ट्री में हो सकती है, और सर्वेस की फॉर्म में या इंटरव्यूज़ की फॉर्म में भी रिसर्च होती है रिसर्च आर्टिकल के अंदर। लाइक जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपने जो पेशेंट्स हैं उनसे जो है वो इंटरव्यूज़ की फॉर्म में या फिर सर्वेस की फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल वर्क, वो भी उनका प्रैक्टिकल वर्क में आएगा। तो वो भी एक रिसर्च आर्टिकल के टाइप में आएंगे अगर वो आर्टिकल लिखते हैं तो ये होता है रिसर्च आर्टिकल, कि इसमें आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, खुद सारा एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में करते हो, या इंजीनियर्स जो है किसी साइट पे जाके काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, तो वो सारा रिसर्च आर्टिकल में आएगा। ठीक है। अब उसके बाद मूव करते हैं रिव्यू आर्टिकल की तरफ। रिव्यू आर्टिकल की फर्दर भी आगे से टाइप्स है, लेकिन सिंपल रिव्यू से क्या पता चल रहा है, कि रिव्यू आर्टिकल से पता चल रहा है कि हमने रिव्यू देना है, रिव्यू की फॉर्म में लिखना है। अब रिव्यू के डिफरेंट आगे से टाइप्स भी हैं, पहले हम रिव्यू को देख लें। कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पीछे देखा था किडनी फेलियर को या रीनल फेलियर को, तो हमने डिफरेंट अडल्ट जो हैं उनमें उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे उन सबको डाउनलोड किया, उन सबको रीड किया, और रीड करने के बाद हमने हर आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिव्यू दिया, कि इस आर्टिकल में मेन बात ये कही गई थी, लेकिन मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी या ऐसे हुई, तो वो चीज़ जो है आपने क्या कहा, कि रिव्यू दे दिया। ठीक है। चाहे डेली लाइफ से अगर एग्जांपल ले लें, एक पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले लें, कि आपने क्या किया, कि एक पिज़्ज़ा बनाया रिसर्च आर्टिकल के अंदर। रिसर्च आर्टिकल के अंदर आपने क्या किया, कि प्रॉपर एक पिज़्ज़ा बनाया, एक उसकी डो ली, उसके ऊपर आपने अपनी सॉसेस डाली और उसकी टॉपिंग की, और ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिकल वर्क किया, वो आपका था रिसर्च आर्टिकल। अब रिव्यू आर्टिकल में क्या होगा, और आप रिव्यू आर्टिकल क्यों लिखेंगे, इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी बनाने की, तो आपने क्या किया, कि आपने रिव्यू लिख लिया, ये चीज़ें बनी हुई आपने दूसरे आर्टिकल्स में देखी, और आपने बताया कि हाँ इसकी ये चीज़ ठीक थी, लेकिन इसमें ये मसला था, ये चीज़ ठीक थी, लेकिन ये वाली चीज़ उसकी बेहतर होने वाली है। तो ये आपने क्या दिया, रिव्यू दिया, तो वो रिव्यू आर्टिकल के अंदर आएगा। अब रिव्यू आर्टिकल में अ, आगे से इसकी डिफरेंट टाइप्स है, और इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लोगों ने रिसर्च की होती है, और हम उस रिसर्च की बेस पे रिव्यू आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है। मल्टीपल लोगों ने पहले से रिसर्च की होगी, और हम उसकी बेस पे रिसर्च लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो जब फैसिलिटीज नहीं होती, तो उस बेस पे फिर क्या होता है, कि हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। तो इसमें फिर सबसे पहले आ जाता है कि आपने नैरेटिव रिव्यू किया। नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, कि आपने ओवरऑल सिंगल लाइन के अंदर एक एक आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 आर्टिकल्स हैं, आपने 10 के 10 आर्टिकल्स डाउनलोड किए, रीड किए, और हर आर्टिकल का सिंगल सिंगल लाइन के अंदर रिव्यू दिया। कि जैसे अभी मैंने आपको पिज़्ज़ा की एग्जांपल दिया है, तो फर्स्ट आर्टिकल में था कि हाँ उनका पिज़्ज़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन उसकी डो के अंदर कोई इशू था। ठीक है। या वो हार्ड थी या कुछ इस तरह से। सेकेंडली आपने क्या किया, कि दूसरा आर्टिकल आपने पढ़ा, हाँ ये सारा कुछ ठीक था, लेकिन इसकी जो टॉपिंग थी या इसकी जो चीज़ थी वो कम थी। तो इस तरह करके आपने एक एक सिंगल सिंगल लाइन के अंदर वो जो आपने रिव्यू दिया, तो वो आपका क्या था, नैरेटिव रिव्यू। अब इसमें ये होता है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे आर्टिकल्स को रिव्यू करेंगे, आपकी मर्जी है कि आप कुछ आर्टिकल्स को सिलेक्ट करके उनको रिव्यू कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे आता है कि सिस्टमैटिक रिव्यू, स्कोपिंग को हम बाद में देखते हैं, पहले सिस्टमैटिक रिव्यू को देखते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर क्या है, देखिए सिस्टमैटिक रिव्यू में ये होता है कि जितने भी आर्टिकल प्रेजेंट हैं, अगर हमने जिस तरह से किडनी फेलियर की बात की थी, कि किडनी फेलियर से रिलेटेड एडल्ट के अंदर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, या वो रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल मौजूद हैं, आपको वो सारे के सारे डाउनलोड करने हैं, वो सारे के सारे रीड करने हैं, और उन सब के सब आर्टिकल्स के ऊपर आपने रिव्यू लिखना है। तो वो आपका सिस्टमैटिक रिव्यू होगा।
सब के सब आर्टिकल्स के ऊपर आपने एक रिव्यू लिखा, तो वो क्या होगा, सिस्टमैटिक रिव्यू होगा। अब जो स्कोपिंग रिव्यू है वो क्या है, इन दोनों का मीट है। आपने राइटिंग स्टाइल नैरेटिव वाला लेना है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि सिस्टमैटिक में हमने किया था कि जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे लेंगे हम स्कोपिंग में, और स्टाइल हम कौन सा रखेंगे, नैरेटिव वाला। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके हमारे पास बनेगा स्कोपिंग रिव्यू। उसको हम नैरेटिव सिस्टमैटिक रिव्यू भी कहते हैं और स्कोपिंग रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो स्कोपिंग में क्या है कि नैरेटिव वाला स्टाइल लेंगे कि सिंगल लाइन के अंदर कंक्लूड किया और बताया कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, लेकिन ये मसला आ रहा था इसमें। लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या था कि सारे के सारे आर्टिकल्स लिए थे। नैरेटिव में ये चीज़ नहीं थी, सिस्टमैटिक में ये चीज़ थी कि आपने सारे के सारे आर्टिकल लिए। तो आपने क्या किया कि नैरेटिव और सिस्टमैटिक को कंबाइन करके स्कोपिंग रिव्यू बना दिया कि नैरेटिव सिस्टमैटिक रिव्यू, यहाँ पे स्कोपिंग रिव्यू। उसके बाद आ गया था मेटा एनालिसिस। आपने क्या किया, जो सिस्टमैटिक रिव्यू किया था, समझ लें कि उसी से नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस क्या है कि आप जितने भी आर्टिकल्स थे आपने उनको लिया, आपने उनके मतलब पढ़ लिया और उनका जो भी रिव्यू लिखा था, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स थे उनके ऊपर आपने स्टैट्स लगाई। तो वो जो आपने स्टैट्स लगा के, स्टैटिस्टिक लगा के अपना रिजल्ट जो आपने आगे जनरेट किया, वो क्या था, मेटा एनालिसिस था। आपने एनालिसिस किया, जो सिस्टमैटिक रिव्यू के थ्रू आपने डाटा कलेक्ट किया था या रिव्यू किया था, उसको आपने एनालाइज किया, तो वो आपका मेटा एनालिसिस होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी लाइक ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या करती हैं कि मेटा एनालिसिस को एज अ रिसर्च आर्टिकल कंसीडर करती हैं। और रिसर्च आर्टिकल सबसे ज्यादा वर्थी आर्टिकल है, और उसके बाद मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस को एज अ रिसर्च आर्टिकल भी यूनिवर्सिटीज कंसीडर करती हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज भी इसको एज अ रिसर्च आर्टिकल कंसीडर नहीं करती हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक में जो आपने काम किया है, जितने एनालाइज किए थे, उस पे आप स्टैट लगाते हो और एग्जैक्ट हर चीज बताते हो परसेंटेज के अंदर। कि फॉर एग्जांपल अगर किडनी डिजीज की हम बात कर रहे थे, तो अगर पुअर लाइफस्टाइल था, तो इस बंदे के अंदर कितना डैमेज आया है या कितना रिस्क इंक्रीज हो गया है किडनी फेलियर का, 75% इंक्रीज हो गया है। दूसरा आपने देखा उसके अंदर 70% इंक्रीज हो गया है। एक और आपने केस देखा कि उसके अंदर 20% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो आपने एग्जैक्ट रेशियो के अंदर बताया ना, आपने तो पहले जैसे पिज्जा की एग्जांपल थी, आपने बताया कि इसके अंदर डो ठीक नहीं थी, लेकिन ये खराब थी, तो कितनी खराब थी, 70% खराब थी, 50% खराब थी, या कुछ इस तरह से आप उसको एक मार्किंग दे रहे हो, एक परसेंटेज दे रहे हो। तो वो चीज मेटा एनालिसिस के अंदर आती है कि आप पूरी स्टैट्स लगा के उसके अंदर बताते हो, एक चीज एक्सप्लेन करते हो डिटेल में। तो वो आपका मेटा एनालिसिस आता है। उसके अलावा एडिशनल आते हैं, लाइक लेटर टू द एडिटर है, इसको कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, लेकिन ये हमारी अभी फिलहाल जनरल में या बेसिक में नहीं आती। हमारी जो मेजर जो थी वो रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल से। सो उसको हमने कवर कर लिया। देन हम मूव करते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर की तरफ, और साथ में थीसिस को भी कंपेयर करते हैं। तो अब इसमें अगर देखा जाए स्टार्ट से, तो सबसे पहला एक टाइटल आता है, ठीक है। अभी मेथोडोलॉजी में जाके सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट का जो नेक्स्ट डे का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सारी चीज़ें लाइक आपको एक रिसर्च आर्टिकल की भी एग्जांपल प्रॉपर निकाल के दिखाएंगे, और उसके अलावा थीसिस, और फिर उसके अलावा हम रेफरेंसिंग टूल्स देखेंगे और डिफरेंट चीज़ें जो भी हैं मॉड्यूल के अंदर। सो अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर है, उसमें इमरॉड फॉर्मेट आता है, इमरैड फॉर्मेट आता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखें, सबसे पहले आप अपना टाइटल सेलेक्ट करते हैं, टाइटल जो आपका मेन फोकस ऑफ द स्टडी है। उसके बाद अब एब्स्ट्रैक्ट आता है, वो आपकी ब्रीफ समरी होती है। आपने जितनी भी रिसर्च की है ना, इंटायर रिसर्च, उसकी ब्रीफ समरी जो होगी ना, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आगे फर्दर चीज़ें आती हैं, उसमें बैकग्राउंड हम देखते हैं और की पॉइंट्स देखते हैं, इस तरह से वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आगे आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि बैकग्राउंड अपने टॉपिक का बताते हो और बताते हो कि रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखते हो, रेशनल लिखते हो, डिफरेंट चीजें ये वाली भी सारी साथ एक्सप्लेन करनी होती है, लाइक ऑब्जेक्टिव, रेशनल वगैरह। फिर उसके बाद आ गया था आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप थीसिस में लिखते हो, लेकिन रिसर्च आर्टिकल में नहीं लिखते, ठीक है। थीसिस में लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल में लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखते। लाइक रिसर्च आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन होता है वो 1 पेज to 1.5 पेज तक होता है, यानी कि 1.5 पेज तक। तो उसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड बताते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव, रेशनल ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं लिटरेचर रिव्यू की रिप्लेसमेंट पे, ठीक है। तो आपने वो बतानी होती है। उसके बाद आपके पास लिटरेचर रिव्यू के बाद मेथोडोलॉजी आ जाती है। सबसे जो मेन जो चैप्टर होता है ना, मेथोडोलॉजी का होता है, कि मतलब इसके अंदर आप सब कुछ बताते हो कि आपने शुरू से काम शुरू कैसे किया और एंड तक जो भी सारा कुछ आपने किया। लाइक सबसे पहले आपने अपने टाइटल सिलेक्शन की है, देन आपने
क्वेश्चनर इलेक्ट्रॉनिक चाहे आप जनरेट कर लो, या फिर आप उसको प्रिंट करवा लो इलेक्ट्रॉनिकली, आप उसको जो है ना करके तो प्रिंट करवा लो, ठीक है। तो आपने उस तरह से किया, या फिर आपने गूगल फॉर्म पे जनरेट किया, या जिस तरह से भी जनरेट किया, आपने डाटा कलेक्शन की। अब डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, कि या तो आपने ऑनलाइन ही कलेक्ट कर लिया है, या फिर आप क्या करते हो कि सर्वेस करते हो और इंटरव्यूज वगैरह करके, लाइक अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या फिर आपके जो पेशेंट्स हैं, आपने उनसे डाटा कलेक्ट करना है, और आपको पता है कि उनको जो लैंग्वेज लिखी हुई है या इंग्लिश में है या उर्दू में भी कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, और आपकी जनरल ऑडियंस है, ये पेशेंट है तो वो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करते हो कि इंटरव्यू की फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट करते हो। तो उसमें क्या होता है आपके कलेक्ट करते हो डाटा आप, उनसे इंटरव्यूज की फॉर्म में, लाइक आप उनसे सारा कुछ पूछते जाते हो और मार्क करते जाते हो अपने क्वेश्चनियर के ऊपर। तो वो उस तरह से आप अपनी वो डाटा कलेक्ट करते हो, देन उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो, रिजल्ट कंक्लूड करते हो और अपना प्रॉपर थीसिस लिखते हो। तो ये सारी आपकी आ जाती है मेथोडोलॉजी। उसके अंदर आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, चाहे आपने सैम्पल साइजिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, या फिर आपने जो ये है आपकी सॉरी स्टैटिस्टिक्स के लिए आपने कौन से यूज़ किए हैं सॉफ्टवेयर, लाइक एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, एक्सेल को यूज़ किया है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर, वो भी आपने साथ बतानी होती है। देन आपका रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स में आप बताते हो कि जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो क्या थी, उनको आप प्रेजेंट करते हो, और आपकी फिर डिस्कशन आती है। डिस्कशन में आप क्या करते हो कि जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, अपने रिजल्ट्स को आप प्रीवियस जितनी भी स्टडीज होती हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हो, और वो आपकी डिस्कशन होती है। एंड इन द लास्ट आप कंक्लूजन लिखते हो शॉर्ट समरी की फॉर्म में। उसके अंदर आप अपनी लिमिटेशंस भी बता सकते हो, रिकमेंडेशन भी बता सकते हो, और फाइंडिंग्स जो आपने की हैं वो बताते हो। एंड इन द लास्ट आपके रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस में आप क्या करते हैं कि जो आपने जितना इंट्रोडक्शन के अंदर, लिटरेचर रिव्यू के अंदर और डिस्कशन के अंदर जो आपने साइट किया था आर्टिकल्स वगैरह से डाटा लेके, वो आप उन ऑथर्स को क्रेडिट देते हो, ठीक है, ओरिजिनल ऑथर्स को। तो ये सारा आता है। अब एक चीज़ आती है कि जो आपने क्वेश्चनर जनरेट करना होता है वो कैसे करना होता है। क्वेश्चनर जनरेट करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चनर जनरेट करें तो वो खुद से जनरेट नहीं करते। उसके लिए क्या प्रोसेस है कि जब आप क्वेश्चनर जनरेट करते हैं तो क्योंकि आपने जब अपने डिस्कशन वाले पोर्शन के अंदर कंपैरिजन करना होता है अपने रिजल्ट का प्रीवियस स्टडी के साथ, तो आपके पास क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप जितने भी आर्टिकल्स रीड करें, आप उनमें से क्वेश्चंस बनाएं कि अगर कोई किडनी फेलियर से रिलेटेड डिजीज है और आपने देखा कि उसमें रिस्क फैक्टर है, किसी आर्टिकल के अंदर रिस्क फैक्टर देखे, आपने रिस्क फैक्टर से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस डाले, ताकि जब आप डिस्कशन लिखें तो आप उसका कंपैरिजन कर सकें, आपको पता हो कि इस आर्टिकल के अंदर डाटा है और आप कंपैरिजन कर सकें। अगर आप खुद से क्वेश्चन जनरेट करेंगे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा क्वेश्चन का, तो जब आप अपने डिस्कशन लिखने लगेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा और आप अपने डिस्कशन नहीं लिख सकते। तो डिस्कशन के लिए ज़रूरी ये है कि जब अपना क्वेश्चन जनरेट करें तो किसी रिसर्च आर्टिकल के थ्रू के उधर से देखें कि इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर रिस्क फैक्टर पे बात हुई है, तो हम रिस्क फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो सॉरी आर्टिकल के अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो इसमें हम ट्रीटमेंट ऐड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इसी तरह से, या फिर आपने ट्रीटमेंट के अलावा सिम्टम्स को देखा है तो आप सिम्टम्स ऐड कर लें। तो उन आर्टिकल्स को सेव भी कर लें अपने साथ, ताकि जब आपने कंपैरिजन करना हो डिस्कशन में तो आप सारी चीज़ों को मिला के कंपैरिजन भी कर सकें, ठीक है। फिर अब इसके बाद आपका एसपीएसएस सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि ये इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, और ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं स्टैट्स लगाने के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स का आप इनपुट देते हो, ठीक है। लाइक आपने अपना क्वेश्चनर बनाया था, आप उन क्वेश्चंस को सबको ऐड करते हो, और क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद आप अ, उनमें जो आपने डाटा कलेक्ट किया था उसको पुट करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डेमोग्राफिक है तो आपने उसमें एज और ईयर और सॉरी एज, क्वालिफिकेशन, लोकेशन वगैरह ऐड की, तो वो आप सारा ऐड करते हो। देन उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन था अगर साइन एंड सिम्टम्स का, तो किसी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स थे, किसी के अंदर नहीं थे, तो यस और नो के अंदर आपने ऐड कर लिया उस क्वेश्चन का आंसर, और वो आप सारे ऐड करते जाओगे। ये सारी फाइल्स जो है ना आपको कल दिखाई जाएंगी, ठीक है। आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करना है। उसके अलावा इसको देखेंगे और एसपीएसएस का यूज़ क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, लाइक हम इसको टी टेस्ट के लिए, कॉइस केयर टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके थ्रू हम ग्राफ भी जनरेट करते हैं, ठीक है। ये हमें ग्राफ भी जनरेट करके देगा, और
उसके अलावा चार्ट्स भी बना के देगा। और जो टेस्ट वगैरह अप्लाई करने हैं, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो वो सारी चीज़ें कंपैरिजन के अंदर भी आपको निकाल के देगा कि इस एज के अंदर और इस एज के अंदर, मतलब एज ग्रुप इतना है, 20 to 25 है और 30 to 35 है, तो इस एज ग्रुप का कंपैरिजन करो। तो अगर आप उस तरह से कंपैरिजन करके भी डाटा निकालना चाहते हैं तो SPSS सॉफ्टवेयर आपको वो भी निकाल के देगा। तो सो इसको इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि रेड डाटा जो है उसको मीनिंगफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करता है, और उसके अलावा टेबल्स और ग्राफ को भी क्रिएट करके देता है। जो सॉफ्टवेयर है सैम्पल साइजिंग के लिए वो कैसे करना है। देन आपके पास जो सॉफ्टवेयर है रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स हैं वो किस तरह से आपने करने हैं, ठीक है। स्पेशली मेंडले या फिर एंड नोट जो है उसको हम देखेंगे। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला कल कवर होंगी। सो और उसके अलावा जैसे आप आर्टिकल लिख लेते हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको एक जर्नल के अंदर पब्लिश करवाते हैं। अब जर्नल क्या होता है? जर्नल जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, जैसे कि आपको पता है, लाइक एक ARY की एग्जांपल लेते हैं कि ARY जो है आपने देखा होगा कि ARY के अलावा जो है ना उसका शायद कोई एक म्यूजिक चैनल होगा, कोई एक उसका न्यूज़ वाला चैनल होगा, एक उसका स्पोर्ट्स वाला चैनल होगा, एक उसका ड्रामास वाला चैनल होगा। तो एक एक जो है ना वो पब्लिशर है या एक चैनल है और उसके आगे डिफरेंट वो जो है ना आगे से डोमेन्स आ रही हैं या चैनल्स आ रहे हैं। तो वो जो चैनल है वो क्या है? पब्लिशर है, ठीक है। वो चैनल क्या है कि पब्लिशर है। और उसके आगे से डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको भी चैनल की बताई है कि म्यूजिक है, इस्लामिक है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है। तो इस तरह से अगर हम अपनी फील्ड ये रिसर्च के अंदर आए तो जो पब्लिशर्स हैं उनके आगे से डिफरेंट आगे से उनके वो होते हैं, जैसे कैंसर का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, साइंस का हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो हमने जिस चीज़ के ऊपर, अगर हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल लिखा है तो हम उसकी उस डोमेन के अंदर उसको पब्लिश करवाएंगे। अगर साइंस के अंदर लिखा है तो उस चीज़ के अंदर हम उसको पब्लिश कराएंगे। तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे, सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे, SPSS। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। और थैंक यू आप